नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आईक्यू लाइटिंग्स छोटी सी कंपनी, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, रिजल्ट आ चुका है, आए हुए थोड़े दिन हो गए हैं, स्लिप हो गया था, बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए थे, रिजल्ट सीजन ओवर हो गया। आइए डिटेल में देख लेते हैं कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी की क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव्स हैं। टेक्निकल से देखने का फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी एक क्विक व्यू जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं थोड़ा सा आईक्यू लाइटिंग क्या करती है। एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस बनाती है। आ, इनके पास ये इंडिया के सबसे बड़े ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर हैं, इसको ये ओडीएम कहते हैं। हमको पता है कि फिलिप्स के साथ बहुत अच्छा टाई अप है और मेनली उन्हीं को लाइट सप्लाई करते हैं। तो एलईडी लाइट्स बनाते हैं होम के लिए, डेकोरेटिव के लिए, एलईडी की आरवीज के लिए। आरवी मतलब रिक्रिएशनल व्हीकल, आपने देखा होगा जिसमें मेकअप वगैरह होता है, लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, जो बड़ी वैन्स होती हैं, व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर सोना खाना पीना सब होता है। उनकी लाइटिंग्स इंडोर आउटडोर दोनों बनाते हैं। डिस्प्ले लाइटिंग भी बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स के लिए जो लाइट होती है वो बनाते हैं। इसके अलावा एक बहुत छोटा सेगमेंट है जिसमें वो सोलर पैनल्स बनाते हैं आरवी के लिए। एबीएस पाइप्स, आईबीएस स्टेबलाइजर्स, रोटरी स्विच, लिथियम बैटरी, यूएसबी चार्ज, ये सब बनाते हैं। कंपनी में आप इन्होंने कंपनी ने शेयर किया है, आगे आप कुछ पिक्चर देख सकते हो कि होम डेकोरेटिव लाइटिंग कैसी है। कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स में जो लाइट्स आती है जो आपको दिखती है फ्रिज खोलते हुए, आरवी के सोलर पैनल्स नहीं, आरवी यानी रिक्रिएशनल व्हीकल्स के ऊपर सोलर व्हीकल। आप गए हो किसी पार्टी में, किसी बीच पर गए हो, कहीं ट्रैकिंग पे गए हो, वहाँ चार्ज करने के लिए सोलर पैनल से होते हैं, वो देते हैं। एपीएस पाइप्स देते हैं, आईपीएस स्टेबलाइजर देते हैं, रोटरी स्विचेस वगैरह देते हैं, फैंस, लिथियम बैटरी, यूएसबी चार्जेस, इनके लिए सप्लाई करते हैं। मोस्टली एलईडी लाइटिंग्स के बिजनेस में ही है ये। हरिद्वार में इनकी फैक्ट्री है, वहाँ एलईडी लाइट्स और रेगुलेटर स्विचेस बनाते हैं। नोएडा में है, वहाँ पे क्या बनाते हैं, रेफ्रिजरेशन की एलईडी लाइटिंग कंट्रोल्स, मॉड्यूल्स, आईपीएस कंट्रोलर्स और ड्राइवर्स। फिर नोएडा में जो 80,000 स्क्वायर फीट की है, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रेगुलेटर स्विचेस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सीएनसी मैचिंग वगैरह बनाते हैं। नोएडा में एक और है फैक्ट्री जहाँ बनाते हैं एलईडी लाइट्स, आरवी के लिए सोलर पैनल्स और एबीएस पाइप्स। एक और फैक्ट्री है जो कमीशन हुई थी लास्ट ईयर ही, उसमें क्या बनाते हैं, एलईडी होम लाइटिंग, सोलर पैनल सिस्टम्स और अदर न्यू प्रोडक्शन लाइन। इसके अलावा ये और भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, ब्लॉक 1 शुरू हो गया है जो हम इस लास्ट में देखा नोएडा में। उसका ब्लॉक 2 जो अभी कंस्ट्रक्शन में है, मार्च 25, यानी कि आप समझिए कि फाइनेंशियल एंड के होते होते उसका कंप्लीशन होगा। अभी सिविल वर्क चल रहा है। इसके अलावा ब्लॉक 3 है, वो भी यहीं पर है, वो 1 लाख स्क्वायर फीट का है, वो कंस्ट्रक्शन प्लान है। याद रखना कि टोटल 5 लाख में से स्क्वायर फीट में से 2 लाख पे बन चुका है, 2 लाख का बनने वाला है, ऑलमोस्ट रेडी है। और 1 लाख स्क्वायर फीट जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन प्लान है। तो ये अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, ये आगे चल के यूज़ आएगा। और इसी के ऊपर इन्होंने सोलर रूफटॉप पैनल भी बना लिया है खुद के यूज़ के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा सा इनका खुद का यूजेज और ऑफसेट कर पाएंगे ये, जो इनके एमिशंस हैं या चाहे इनके एनर्जी यूजेज है उसको। अब कंपनी की अपडेट्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ये है ईयर ऑन ईयर। याद रखिए ये जो स्नैपशॉट दे रखा है ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, Q3 FY24 और Q3 FY25 जो कि करंट है। अगर आप देखोगे नेट रेवेन्यू, और इन्होंने शेयर किया हुआ है 9 मंथ का क्वार्टरली और 9 मंथ और क्वार्टरली और 9 मंथ, 4% का इंक्रीज है इनके नेट रेवेन्यू में। क्या आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 9%, याद रखिए ये वेरी स्मॉल कैप है, बेरली 1,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। उस हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए था, स्मॉलर कंपनीज में हो जाता है, लेकिन 9%, 4% बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और कंपनी ने अपनी इंपॉर्टेंस अपनी शेयर भी की है, जहाँ इनको EBITDA और पैट मार्जिन में इम्पैक्ट होने को मिला है यूएस के सेगमेंट के चलते। न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट, कंपनी ने मैनेजमेंट कॉल में बताया कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वही इनका R&D का खर्चा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा आ रहा है वो यहीं आ रहा है। इसके अलावा इनकी यूएस सब्सिडरी है, इनको ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग देते हैं, तो जो मार्जिन इम्पैक्ट्स आया है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से आया है। और कैश इन्होंने बताया कितना है, पॉजिटिव ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पॉजिटिव में खाली यही है कि इनको एक PLI से अप्रूवल मिल गया है, तो इनकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी को अप्रूवल मिला है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ इसको मान लेते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ इसको मान लेते हैं, जो कि आपको गिननी पड़ेगी क्योंकि इतनी पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं इसमें। अब ये गल्फ में जा रहे हैं, इसको भी हम पॉजिटिव न्यूज़ ले लेते हैं। हालांकि बहुत लेट गए हैं, इनको पहले जाना चाहिए था, बट स्टिल जब जागो तभी सवेरा, वहाँ पे जाएंगे। इसके अलावा ये यूएसए में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने MOU साइन किया है। MOU की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो रेवेन्यू में जनरेट नहीं हो पाए, और ये भी आरवी बिजनेस में ही एक्सपेंड करेंगे। तो बिजनेस अपडेट में उन्होंने 4 पॉजिटिव चीज़ शेयर कर दी है। अब देखते हैं नेगेटिव क्या है, जिसकी कोई कमी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ये
वेयरेबल्स में आ गए हैं, ईयरबड्स, नेक बैंड, स्पीकर्स बना रहे हैं ये, और स्मार्ट वॉचेस में आ गए हैं। कंपनी की मैंने कॉल सुनी, पुरानी रिपोर्ट्स देखी, किस ब्रांड के लिए बना रहे हैं, किस ब्रांड के लिए ये सब ब्रांडिंग कर रहे हैं, इसका कहीं मेंशन नहीं है। तो भले ही न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे को जानने को नहीं मिला कि ये किसके लिए नेक बैंड बना रहे हैं, क्योंकि अपने आईक्यू के नाम से तो बेच नहीं रहे हैं, और बेच भी रहे हैं तो मुझे दिखे नहीं। ईयरबड्स किसके लिए बना रहे हैं, स्पीकर्स किसके लिए बना रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस किसके लिए बना रहे हैं, तो ये ब्रांड का मुझे नाम नहीं मिला। बट हाँ, ये कह रहे हैं कि ये वेरेबल्स और हेरेबल्स में जा रहे हैं, तो ये भी मैं इसको पॉजिटिव में गिन लेता हूँ, क्योंकि हमें पॉजिटिव्स की काफ़ी ज़रूरत है इसमें। आप चलिए आगे देखते हैं, इसके क्वार्टरली डिटेल रिजल्ट्स देखते हैं, और फिर आगे हम देखते हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। आइए अब देख लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। देखिए, ये है ईयर ऑन ईयर, इसको कंपेयर करेंगे हम ईयर ऑन ईयर कॉलम से, और यहाँ से हम देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर, सॉरी यहाँ से हम देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर। तो ये हम देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर। ये Q2 है FY 25, यानी करंट ईयर का ही। तो आप क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू देखोगे तो 3% का डिक्लाइन है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 4%, सिर्फ मात्र 4%, जो कि नेग्लिजिबल है इस केस में। रॉ मटेरियल्स इनको सस्ते जरूर मिल रहे हैं थोड़े से, ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए 536 था, वहाँ से 564 आया है, 5% का इंक्रीज़ है। अ, अगर आप Q3 देखोगे तो 490 से 564 है, तो 15% का है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कितने बढ़ चुके हैं, और आपको देखने को मिलेगा कि 132 से ईयर ऑन ईयर 157 है। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर है असली खेल, 94 से बढ़ के 258 है। कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट कॉल में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी है। आई थिंक अब मेरे को बोलना चाहिए कि जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो कंपनी की कॉन कॉल है, कंपनी का मैनेजमेंट है। एक्सप्लेनेशन ही थे पूरी अर्निंग्स कॉल में, बट यहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो है वो क्या है। वहाँ ये सब कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं जो इनका यूएस का रॉयल एक्स एंटरप्राइजेस है उसके साथ, या फिर ये बताना चाह रहे हैं कि इनको करेंसी डिप्रिसिएशन का मिला है। सब कुछ जोड़ के इन्होंने पूरी खिचड़ी बनाई है, लेकिन कोई पिक्चर क्लैरिटी नहीं है। 94% इंक्रीज़ है ऑपरेटिंग में, और आप क्वार्टरली कंपेयर हो वो भी 136 से 258 था। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पीपल कॉस्ट में आ रहा था, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में आ रहा था, तो वहाँ का ना काउंट होगी, अदर ऑपरेटिंग में आ रहा है। उसकी वजह से आप देखिए EBITDA जो है वो 43% डिक्लाइन है, और ईयर ऑन ईयर देखिए तो 22 से गिर के, सॉरी ईयर ऑन ईयर 263 से गिर के 149, और क्वार्टर क्वार्टर 222 से गिर के 149, तो 33% का डिक्लाइन है। EBITDA मार्जिन में भी हमको देखने को मिल रहा है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रही है। 12 हो गई है, 22.5 से, और क्वार्टर एंड क्वार्टर पे देखिए 70 से 20। ठीक नहीं है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। पीबीटी की कहानी भी यही है, 248 से 94, आधे से ज़्यादा वैल्यू उड़ चुकी है यहाँ पर। आधे से क्या, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू उड़ चुकी है। 165 से गिर के 94, यहाँ भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। पीबीटी देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 74 है, 190 से 74, 190 से 78, और 129 से गिर के 78। मैसिव डिक्लाइन है, 60-60-40-40% का डिक्लाइन है। कंपनी की बैलेंस शीट तो नहीं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को हम एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट देंगे यहाँ पर। तो कंपनी का अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो यूएसए मिडिल ईस्ट में पहुँच चुका है और इंडिया में है। अभी मिडिल ईस्ट में पहुँचा है तो बहुत कुछ है नहीं, और आरबी बिजनेस यूएस में भी कुछ ठीक कर नहीं रहा है। तो अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे 9 मंथ ट्रेलिंग में, तो आपको आउटसाइड इंडिया देखने को मिलेगा 21%, और डोमेस्टिक यानी इंडिया में मिलेगा 79%। इंडियन कंपनी जिसका डोमेस्टिक रेवेन्यू 79% का आ रहा है, मुझे लगता है कि कम से कम उनको बेयर मिनिमम इंडिया का मैप तो ठीक यूज़ करना ही चाहिए। अगर आप इंडियन कंपनी हो के इंडिया का मैप ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी मेहनत करिए। मैप ढूंढना इंडिया का इतना भी मुश्किल नहीं है जहां आपको यूएस और डिफरेंट व्यूज़ का आपको देखने को मिले। मैं पर्सनली काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ जब इंडियन कंपनी गलत मैप यूज़ करती है इंडिया का। आप यूएस में लिस्टेड नहीं है कि आपको वहाँ शो करना पड़ेगा, आप मिडिल ईस्ट में लिस्टेड नहीं हो, आप इंडिया में लिस्टेड हो, आपको इंडियन मैप ठीक से बनाना चाहिए। नहीं बना पा रहे हो तो आप देखिए, या तो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इस तरह का आप मत प्रेजेंट करिए, आप सीधा रेवेन्यू मिक्स दिखा दीजिए कि इंडिया से आपका कितना परसेंट आता है और फॉरेन से कितना आता है। गलत मैप यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कंपनी की कॉन कॉल में आ जाते हैं। देखिए, कॉन कॉल में कंपनी ने शुरुआत ही अपनी जो कमेंट्री थी वहीं पर इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ बताई है। सबसे बड़ी चीज़ क्या बताई है कि जो उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस है वही कम कर दिया है। इन्होंने बोला था कि ये 20% के आसपास गाइडेंस देंगे, उसको रिवाइज़ करके, क्यों? क्योंकि
मार्केट नहीं है, ट्रैक्शन नहीं है, उसको घटा के 12 से 14% कर दिया है FY25 के अंत तक के लिए। काफ़ी ख़राब है। रेवेन्यू देखिए 4% 3% डिक्लाइन हो रहा है क्वार्टर क्वार्टर, बिल्कुल भी बढ़िया रिजल्ट नहीं है। कंपनी ने खुद ही गाइडेंस कम कर दिया है, और कॉन कॉल में ना आपको काफ़ी इशू मिलेगा। इस कॉन कॉल में ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही देते रहेगा, एक कंपनी का आगे का गोल कैसे प्रोग्रेस कर रही है वो कहीं था ही नहीं। कंपनी की कॉन कॉल की शुरुआत ही एक्चुअली हुई है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के साथ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे, कंपनी जवाब नहीं दे पाई ठीक से। तो कंपनी के जैसे मैं बताया कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, जहां उन्होंने अदर अकाउंट जो एक्सपेंसेस थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उनको लेके एक्सप्लेनेशन पूछी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पर ये जवाब दे नहीं पाए, गोलमोल घुमाते रहे। यूएस की जो इनकी सब्सिडरी है उसको बताया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग बताया, काफ़ी ये डिफेंड करते रहे अपने आप को, लेकिन शायद विपुल गोयल साहब को आंसर मिल गया होगा, मुझे आंसर नहीं मिला। इन्होंने बहुत डिफेंड करने की कोशिश की। सबसे अगेन नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो उसको क्लियर नहीं कर पाए कि क्यों हो रहा है। आगे की कॉन्फ्रेंस में भी इसी को यही मूड कंटिन्यू हुआ, जहाँ नेक्स्ट जो हमारे प्रोफेशनल्स थे उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा। वहाँ सब कॉन्ट्रैक्टिंग को डिफाइन नहीं कर पाए, कितना ब्रेकआउट है, कितना नॉन सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, कितना सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, कहाँ से रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो क्लियर मार्जिन दे नहीं पाए। अगेन फिर उन्होंने एक आंसर देने की कोशिश की, अगेन मुझे आंसर नहीं मिला। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कंपनी अगेन अपने मार्जिन्स को लेके, अपनी क्लैरिटी को लेके क्लियर नहीं थी कि एक्सपेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, ब्रेकडाउन क्या है। नंबर्स की क्लैरिटी थी, आंसर की भी क्लैरिटी थी, खिचड़ी खूब पकी है। अगेन कंपनी ने अपनी गाइडेंस रिवाइज की है, जहाँ वो 20% का देख रहे थे वहाँ पे उन्होंने 12 से 14% ही कर दी है। वेरियस रीज़न अगेन डिफाइन किया है कि स्लो डाउन है, क्लैरिटी नहीं है, मार्जिन में इम्पैक्ट है, बिजनेस लॉकडाउन है। कंपनी के लिए ये कमेंट्री हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगेन नेक्स्ट हमारे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कॉन कॉल में जो क्वेश्चंस थे, वो अगेन कंपनी की एक सिमिलर नाम की कंपनी और कंपनी के जो इनसाइडर थे उनके रिलेशनशिप को लेके थे, जो क्लियर नहीं थे, और उनका रिलेशनशिप भी है उस कंपनी के साथ जिसके साथ आईक्यू काम करती है। सिमिलर नेम होने के बावजूद इसके बाद भी कंपनी डिफेंड करती रही कि आईपीओ में इनका नाम मेंशन किया था, वो उनके एक इनसाइडर के बेटे हैं, उनका टर्म्स रिलेशंस है। आईक्यू लाइटिंग के साथ उनका उतना बिजनेस है नहीं। लेकिन अगेन क्वेश्चंस बार बार प्रेस हुए कि आप ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एक ख़राब डिफेंड हुआ। तो पूरे कॉन कॉल में कंपनी सिर्फ डिफेंड ही करती रही। अ, सब आई थिंक कंपनी की जो कॉन कॉल है वो अच्छी नहीं रही, काफ़ी क्वेश्चंस को डिफेंड करते रहे। बेसिकली एक्सप्लेनेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ डिफेंड ऐसा लग रहा था कि कोर्ट केस चल रहा है और बीच में आके कोई ऑर्डर ऑर्डर बोल देगा। सुनने में काफ़ी ख़राब थी, पढ़ने में फिर भी ठीक लग रही है। तो कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं लगा मुझे ओवरऑल, जहाँ उनको इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने पड़े। अब अगर हम फंडामेंटल्स में चलते हैं और ज़्यादा देखिए, बहुत ही छोटी कंपनी है, 1305 करोड़ की कंपनी है। सीधा इसके क्वार्टर्स में चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आईपीओ के बाद से आप देखो लगातार ही स्ट्रगल ही कर रही है। सेल्स तो इस बार 121 आप कंपेयर भी कर सकते हो, उड़ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन सब उड़ चुके हैं। कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप ईयरली बेस पे भी देखोगे तो ट्रेलिंग 2 मंथ में 468 है, उतना ग्रोथ दिख नहीं रहा है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट क्या कंपनी के पास पैसा है आगे के लिए, तो फिलहाल पैसा दिख रहा है, आईपीओ का पैसा बचा हुआ है, 473 करोड़ है, जिसको कंपनी आगे कैपेक्स में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगी। ठीक है। इन्वेस्टर्स में देख लेते हैं, 72.5 अभी भी प्रोमोटर्स के पास है, 0.6% एफ के पास, थोड़ा सा डी के पास नाम मात्र के लिए चेंज है, पब्लिक के पास ऑलमोस्ट उतना ही है। तो स्टॉक इन्वेस्टर्स के मामले में इतना मूव नहीं किया है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। चार्ट देखने का फ़ायदा नहीं है। अगर हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं, 3 महीने पुराना याद रखिएगा, सेबी गाइडलाइंस से हम 3-6 महीने पुराना चार्ट दिखा सकते हैं। ये वीकली बेस पे चार्ट है और ऊपर से ये नीचे ही आ जा रहा है। अगर आप 3 महीने पुराना भी देखोगे, अगर आप इसको देखोगे ऊपर से ये कहाँ पर बैठा हुआ है, तो 42 पे बैठा हुआ है, लेकिन कंपनी का करंट प्राइस जो है इससे भी कम है। अगर आप चार्ट देखोगे तो कंपनी बहुत नीचे आ चुकी है, हंड्रेड्स की रेंज में आ चुकी है, 169 है। तो जहाँ इसका टॉप था 343, उसके आधे से भी कम आ चुकी है। बहुत ज़्यादा वैल्यू इरोड हो चुकी है। एक भी क्वार्टर में इन्होंने सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दिया है। देखना होगा आगे की, जब इनकी फैक्ट्रीज बन जा रही हैं, तब किस तरह से ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तब किस तरह से अपना रिजल्ट दे रहे हैं।
तो कंपनीज़ के कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में हमने क्या देखा, इनकी नई फैक्ट्री बन रही है, एक बन गई है, उसका अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो Q4 में एक नया एक्सपेंशन वर्क करता हुआ दिखाई देगा। दुबई यानी यूएई में हम समझ लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। मैंने यूएई लिख दिया, हम इसको मिडिल ईस्ट कंसिडर करेंगे। वहाँ ये एक्सपेंड कर रहे हैं। ये वेरेबल्स में आ गए हैं, मैं इसको भी कंसिडर करूँगा। पीएलआई स्कीम मिल गई है, ये भी पॉजिटिव है इसके लिए। नेगेटिव क्या है, सेल्स डिक्लाइन हो रही है। तो यानी नेगेटिव पॉइंट में हम देखें तो सेल्स डिक्लाइन हो रही है। मार्जिन्स तो दिख ही नहीं रहे, तो उसके बारे में डिस्कशन ही सबसे बड़ा रहेगा। कंपनी का मैनेजमेंट मुझे ठीक नहीं लग रहा है फ़िलहाल। अगर आगे चल के कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे तो ठीक है। याद रखिएगा कंपनी फ़िलिप्स से बहुत डिपेंड करती है, तो डिपेंडेंसी भी इसका है। अगर फ़िलिप्स से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, उनकी सेल डिक्लाइन आ गई, तो वो भी एक कारण हो सकता है। कंपनी आगे चल के यूएस में जो लाइटिंग और आरवीज बिजनेस है, उसमें फ़िलहाल कोई मार्जिन नहीं मिल रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी अमाउंट लूज़ हो रहा है, वो भी ठीक नहीं है। तो नेगेटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर मैनेजमेंट पॉजिटिव ना हो तो कंपनी होती नहीं, और कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऊपर से 70% उड़ चुका है अपने टॉप से। तो ये भी एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, पॉजिटिव ज़्यादा लग रहे हैं। होपफुली कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगी। दिवाली के क्वार्टर में भी इन्होंने अच्छा रिजल्ट नहीं पोस्ट किया, तो आई डोंट नो कब लाइटिंग के लिए करेंगे। देखते हैं Q4 में कैसा रिजल्ट आता है। अगर Q4 में बेटर रिजल्ट नहीं मिला तो खतरे की घंटी होगी। स्मॉल कैप स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स बनने में फ़र्क नहीं होता है। तो Q4 में रिजल्ट अगर अच्छा है तब तो ठीक है, वरना इसकी डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगी। याद रखिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। फंडामेंटल्स को स्टडी करने की एक प्रैक्टिस थी जो हमने शेयर की है। वीडियो अच्छा लगा हो, Q4 में भी देखना चाहते हो कि क्या कर रही है IQ लाइटिंग, और आपको याद रखना है फिलहाल ये IQ लाइटिंग है, कंपनी का नेम आगे चल के IQ टेक्नोलॉजीज हो जाएगा। तो नाम के लिए अभी अप्रूवल पेंडिंग है, बट कंपनी ने हमको पहले ही बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, हेल्प करिए एक छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।